विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदे हम योखिलं जगत चरी करति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। Now in the chapter wave theory of light, today we have to prove that angle of incidence is equals to angle of reflection. हम सबको पता है कि angle of incidence is equals to angle of reflection. जो रे आता है वही जाता है, जितना आता है उतना ही जाता है, जैसे आता है वैसे ही जाता है। सिंपल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट टुडे विल प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग ह्यूजेंस वेव फ्रंट मेथड। ठीक है, सो ये एक वेव फ्रंट है। सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल बना देता हूं, दिस टू आर इंसिडेंट रे, और ये भाई समझो नॉर्मल है। दिस इज m1 n1, दिस इज m2 n2। तो m1 n1 इज फर्स्ट नॉर्मल, m2 n2 इज सेकेंड नॉर्मल। आई एडवाइज ऑल ऑफ यू व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो प्रोट्रैक्टर, राउंडर, पेंसिल, स्केल लेके बैठो ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। ये डायग्राम डिटेल में मैं बताने वाला हूं और ये बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है और पिछले कुछ पेपर्स में आया हुआ है। सो मे और मे नॉट कम, बट हमें तो सही से पढ़ना है। तो आप साथ में मेरे साथ ही डायग्राम ड्रॉ करते रहिए, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। और ये एक वेव फ्रंट है जो कैरी हो रहा है इन दोनों रेज से। ये दो जो रे है ये इस वेव फ्रंट को कैरी कर रही है। लेट्स से दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट, और ये प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। सो वी हैव अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, जो ये दो रे है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है। और एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज इंसिडेंट रे and this is normal, so angle made by incident ray with the normal is known as angle of incidence. Angle made by incident ray with the normal is known as angle of incidence. So we are done till now. Okay, so ये एक वेव फ्रंट है AB और ये इंक्लाइंड है। ये भाई सीधा नहीं है कि सीधा आए और सीधा ही जाए, ये इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड ही जाएगा, और जितने एंगल पे इंक्लाइंड है उतने ही एंगल पे जाएगा। दैट वी नो, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट ये पॉइंट ए बी, ये ए बी है ना, प्लेन वेव फ्रंट है। और ये प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया है डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में। सो टुडे आवर एम इज टू प्रूव आई इज इक्वल्स टू आर बाय ज्योमेट्री। तो ये ए बी जो प्लेन वेव फ्रंट है ये आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। फाइनली ये जो एंड है, ये जो पॉइंट है वो लेट से पहुंच जाता है ए डैश पे, और वो पहुंच गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और अभी ये पॉइंट तैयार है रिफ्लेक्ट होने के लिए। लेकिन इसका जो साथीदार है, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो अब तक हवे में है। हवे में मतलब रैंडमली, वो अब तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच नहीं किया है, पहुंचा नहीं है वहां पर। तो लेट से वो कोई भी पॉइंट P पर है ऐसा हम बोल देते हैं, ठीक है। अब A डैश तो भाई रेडी है, अभी A डैश ऐसा तो बोलेगा नहीं टाइम प्लीज तुम पहले नीचे आ जाओ फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। A डैश विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम P जो है वो कहां पे पहुंचेगा, B से समझो B डैश पे पहुंच जाएगा। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, vt। लेकिन समझो ये एयर है, ये रेयर मीडियम जो है वो एयर है, और एयर में स्पीड कितनी होती है लाइट की, c। सो डिस्टेंस हो जाएगा ct, और t टाइम में ये p वाला पॉइंट, ये लाइट ही है ना जो आगे जा रही है, लाइट की स्पीड से ही जाएगी। तो p वाला पॉइंट जो है वो b डैश पे पहुंच गया, तो pb डैश को हम कितना लिख सकते हैं, ct लिख सकते हैं। pb डैश को कितना लिख सकते हैं, ct लिख सकते हैं कि इन दैट पर्टिकुलर टाइम t द पॉइंट p हैज रीच टू b डैश, और उसी टाइम t में a डैश जो है वो आगे गया होगा। तो कौन से पॉइंट पे पहुंचा होगा, चलो r पे पहुंचा होगा। तो a डैश r भी कितना होगा, ct होगा। a डैश r भी कितना होगा, ct होगा। तो आपको करना क्या है ना,
आपको राउंडर लेके एक एंड इधर रखना है, दूसरा एंड पेंसिल का जो है वो इधर रखना है, और ये जो रेडियस है ना, क्योंकि ये सीटी है ना, ये इतनी इतनी रेडियस लेके यहां से ऐसा एक हेमिस्फीयर बनाना है। ये 2 डिमेंशनल है इसलिए सेमी सर्कल बनेगा, बट इट इज लाइक हेमिस्फेरिकल नेचर। और ये हम क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं। ये इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट सेंडिंग लाइट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज अ पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, दिस इज अ पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है ना, प्लेन वेव फ्रंट जो आगे आया। सो दिस पॉइंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और ये ऐसा बन जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन किया था हमने वेव फ्रंट का, ठीक है ना। और अभी ह्यूजेंस प्रिंसिपल ये कहता है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल ये भी कहता है कि टेंजेंट ड्रॉन टू ऑल द न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट गिव्स, नया 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 वेव फ्रंट मिलते जाता है, वो पूरा जो एनवेलप होता है। तो इस पॉइंट से अभी ना हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से हम यहां पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो देख लो भाई, ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये अभी रिफ्लेक्टेड रे हमें मिलने ही वाला है। समझो इधर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का तो एक यूनिक पॉइंट होगा। ये ड्रॉ कर दिया भाई हमने टेंजेंट, क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट, और उसको हम नाम देंगे आर। और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या मिलेगा भाई, रिफ्लेक्टेड रे। और इसी को पैरेलल यहां से जब आगे भेजेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टेड रे। पैरेलल आगे भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और ये जो है हमें मिल गया है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये हमें मिल गया है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये ए डैश आर जो बोला था ना, ये अपना ये है आर, वो आर जो है वो ये है, ठीक है। और ये आर और ये लाइन ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है 90। और ये कितना है आई, और ये कितना है, ये अगर आई है, ये ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये पूरा कितना भाई 90। लेकिन ये कितना आई, तो ये बचा कितना, बचा जो है वो है 90 माइनस आई। कितना बचा, 90 माइनस आई। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो व्हाट इज एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, एंगल of reflection. So what's this? This is R, which is angle of reflection. लेकिन ये कितना है, तो बोले भाई 90 है, ये तो परपेंडिकुलर है। ये कितना है, R है, तो बचा कितना 90 माइनस R। ये कितना बचा 90 माइनस R। इसमें खाली सिंपल ज्योमेट्री है। लोग बोलते बहुत डिफिकल्ट है डेरिवेशन, सिंपल ज्योमेट्री है, बाकी है बहुत सिंपल। कि भाई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है, जितने एंगल पे आ रहा है उतने एंगल पे जा रहा है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, कौन सा, ए डैश आर बी डैश, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए डैश पी बी डैश, ठीक है। सो विल कंसिडर 2 राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप यू आर क्लियर। जस्ट 15-20 सेकेंड में फास्टली रिवाइज कर देता हूं कि भाई ए बी इज अ प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, वो आगे आता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आता है, उसको अप्रोच करता है। ए वाला पॉइंट जो है वो ए डैश पे पहुंच जाता है, तभी पी वाला पॉइंट हवा में होता है। तो ए वाला पॉइंट ए डैश पे है, ए डैश अभी तैयार है रिफ्लेक्ट होने के लिए, लेकिन पी ये वाला पॉइंट अभी तैयार नहीं है। तो समझो दोनों को टी टाइम दिया जाए, तो उस टी टाइम में ये यहां से यहां तक आएगा, डिस्टेंस कवर करेगा ct, और उसी टाइम टी में ये यहां से यहां जाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा ct। क्लियर है। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये ए बी हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो चलो इसको नाम दे देते हैं CD। ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट।
तो ये बन गई हमारी ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री में विल कंसिडर ट्रू ट्राइंगल। वन इज ए डैश पी बी डैश, ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश आर बी डैश, राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश आर बी डैश। अभी इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ना एक चीज कॉमन है, ये पी बी डैश कितना है सी टी और ए डैश आर कितना है सी टी। सो पी बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश आर इज इक्वल्स टू सी टी। यह है इक्वल साइड, ये क्या है इक्वल साइड ऑफ टू ट्राइंगल, इक्वल साइड ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश आर बी डैश का हाइपोटेन्यूस है ए डैश बी डैश, और राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश का भी हाइपोटेन्यूस है ए डैश बी डैश। सो ए डैश बी डैश जो है ये है कॉमन हाइपोटेन्यूस, इसको कर्ण बोलते हैं कर्ण। बाजू कर्ण एंगल वगैरह हिंदी मीडियम मराठी मीडियम अगर कोई उनके वीडियो देख रहे हैं तो ये समान कर्ण है और ये समान बाजू है। और बाजू कर्ण से जैसे त्रिज्या को हम रेडियस वगैरह है, तो ऐसा कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ए डैश बी डैश ये है कॉमन हाइपोटेनियस, मतलब कॉमन साइड ही हो गई और ये इक्वल है। सो बाय हाइपोसाइड टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। ये दो ट्राइंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये दो जो एंगल है ना, मेजर एंगल पी बी डैश ए डैश, मेजर एंगल पी बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू मेजर एंगल आर ए डैश बी डैश, आर ए डैश बी डैश, ठीक है। ये पी बी डैश ए डैश मतलब इतना बोले तो 90 माइनस आई इज इक्वल्स टू ये बोले तो इतना मतलब 90 माइनस आर। अभी 90 माइनस आई इज इक्वल्स टू 90 माइनस आर, इट इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल्स टू आर, हैंस प्रूव्ड। साध्यता फाइन। सो यही हमारा साध्य था और हमने उसे साध लिया है, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू आर, वी प्रूव्ड इट। एंड वन ऑब्जर्वेशन इज AB इज इक्वल्स टू CD। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट width of incident wavefront and width of reflected wavefront are equal. So width of incident wavefront is equals to width of reflected wavefront। बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है और इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड के एग्जाम में आए कि नहीं, हमें तो कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करति बरी भर्ति संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथन भट्टः अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। पिछले सेशन में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट कैसे होता है, बराबर है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट कैसे होता है ये हमने देखा था। अभी हमें देखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट कैसे होता है। और कॉसाई डिवाइडेड बाय कॉस आर ये होता है विथ ऑफ वेव फ्रंट इन इंसिडेंट मीडियम डिवाइडेड बाय विथ ऑफ वेव फ्रंट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम। ये हमको प्रूव करना है। तो वही प्रक्रिया और तो क्या, ये दो इंसिडेंट रे है
और ये M1N1 और M2N2 नॉर्मल है। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल कितना होता है I, कितना होता है I। ये है AB है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट जो आगे की दिशा में जा रहा है, और A जो है वो पहुंच गया है पॉइंट A' पे, और तभी B जो है वो कोई भी रैंडम पॉइंट पे है, हवा में है, चलो पॉइंट को नाम दे दिया P, ठीक है। और A' जो है वो XY विच इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और द सरफेस विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम, दिस इज मीडियम 1 having refractive index of mu1, this is medium 2 having refractive index of mu2, and the velocity or speed of light in this medium is v1 and the speed of light in this medium is v2। अज्यूम करते हैं कि ये रेरर है, अज्यूम कर रहा हूं कि ये रेरर है और ये डेंजर है, अज्यूम कर रहा हूं मतलब कंसिडर कर रहा हूं, चलो ना, ये रेरर है और ये डेंजर है, mu1 mu2, ठीक है। सो इंसिडेंट रे नॉर्मल, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आगे ये मीडियम में क्या होने वाला है, रिफ्रैक्ट होने वाला है। तो वापस ये A' जो है वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे पहुंच चुका है, रिफ्रैक्शन के लिए तैयार है, लेकिन ये हवा में है, पॉइंट P पे है। तो ये थोड़ी बोलेगा टाइम प्लीज मेरे को नीचे आने दो, साथ में जाते हैं, नहीं, ये ऑलरेडी नीचे जा चुका होगा, और तभी ये जो है वो ये पॉइंट पे पहुंचेगा। कौन से पॉइंट पे, B' पे। तो आप बोलेंगे सर सेम पिक्चर है, सेम प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि यहां पर अगर स्पीड इज इक्वल्स टू, आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को लिखेंगे vt, सो PB' वाला जो डिस्टेंस है ना, PB' वाला वो है v1t, PB' वाला डिस्टेंस क्या है, v1t, और जो सेकेंड वाला डिस्टेंस होगा ना, A' वाला डिस्टेंस सेकेंड मीडियम में, वो होगा v2t, कितना होगा, v2t, ठीक है। अभी राउंडर को यहां पे एक एंड, यहां पे दूसरा एंड पेंसिल का यहां पे इतना ले लिया, फिर क्या करने का ना, थोड़ा सा उसको अंदर करने का, क्योंकि देखो हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेरर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर, वी नो दैट एंड वी आर प्रूविंग इट बाय ज्योमेट्री। तो जो पता है वो कंसिडरेशन में तो लेना ही है, ऐसा नहीं कि हम डिस्कवर कर रहे हैं, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेरर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, और हम वो प्रूफ करेंगे ह्यूजेंस प्रिंसिपल से, ज्योमेट्री से। तो ये क्या है ना, ये डिस्टेंस है ना PB', ये कर दिया आपने, फिर इसको ना थोड़ा सा अंदर लेने का, और फिर A' को सेंटर रख के घुमाने का। क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है ना डेंसर मीडियम में, इन सेम टाइम t डेंसर मीडियम में जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू रेरर मीडियम, क्योंकि स्पीड कम होती है डेंसर में। तो ये ऐसा जो है, इसको थोड़ा सा अंदर लिया और घुमाया, ये क्या किया आपने, स्फीयर घुमाया, और फिर आगे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आपको पता है ना, ये है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ये हो गया उसका वेव फ्रंट, और उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उसको नॉर्मल जो होगा, वेव नॉर्मल की दिशा में लाइट प्रोपोगेट करता है, एनर्जी प्रोपोगेट करती है, तो उसको टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, यहां पे कहां पे एक यूनिक टेंजेंट, तो ये जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन अभी जाएगा ऐसा बेंड होके, और इसको पैरेलल ये ड्रॉ कर देंगे, और इसको नाम दे देंगे R। क्या नाम दे देंगे, R। और ये हो गया अपना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट था AB, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है CD। थोड़ा सा फर्क है कि विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट अगर मेजर करेंगे ना स्केल से, तो थोड़ी ज्यादा है, विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ना थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। तो अभी ज्योमेट्री पे आते हैं कि ये है I, ये कितना है I, लेकिन ये रे, ये जो रे है जो वेव फ्रंट कैरी कर रही है, और ये वेव फ्रंट एक दूसरे को 90 है, ठीक। ये कितना I, ये कितना 90, ये कितना I, तो ये बचा कितना 90 माइनस I, ये कितना 90, ये कितना मालूम नहीं, लेकिन ये कितना
90, ये कितना 90 माइनस आई, तो ये कितना मालूम पड़ गया 90 माइनस आई में से रिस्टार्ट, ये कितना 90, उसमें से ये कितना 90 माइनस आई, तो ये बचा कितना भाई आई। ठीक है। सिमिलरली एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल, ये कितना है आर, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे है परपेंडिकुलर, तो ये अगर आर है, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई आर बना रहा है, ये टोटल कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस आर। टोटल ट्राइंगल जो है उसका टोटल तीनों साइड का समेशन कितना होता है 180, ये है 90 माइनस आर, ये है 90, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आर। ठीक है। तो अभी दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, वही दो सेम ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, सॉरी ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम, अभी हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, एंड यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश आर बी डैश, ट्राइंगल ए डैश आर बी डैश। मुझे बताओ साइन ऑफ आई कितना है, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो व्हाट इज ऑपोजिट पी बी डैश, ऑपोजिट है पी बी डैश और हाइपोटेनियस है ए डैश बी डैश, हाइपोटेनियस कितना है ए डैश बी डैश। इस ट्राइंगल में सेकेंड वाले ट्राइंगल में ए डैश आर बी डैश में साइन ऑफ आर देखो कितना है भाई, साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट कितना है ए डैश आर, तो ऑपोजिट है ए डैश आर और हाइपोटेनियस कितना है ए डैश बी डैश। अभी बताओ पी बी डैश कितना है, तो बोले V1T, पी बी डैश है V1T, और इसको ऐसे रखो ए डैश बी डैश, एंड दिस इज साइन ऑफ आई। ए डैश आर कितना है V2T, कितना V2T, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू V2T अपॉन ए डैश बी डैश। समझ रहा है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये हम पर्पसली कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेरर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर। पता है कि भाई कंसिडर कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन ज्योमेट्रिकली प्रूफ कैसे करना है वो चेक कर रहे हैं। अभी ना दोनों को डिवाइड करो, तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर क्या आएगा, V1T डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश होल अपॉन V2T डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ये दोनों कैंसिल, TT कैंसिल, तो बचेगा कितना साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज V1 डिवाइडेड बाय V2। V1 है स्पीड इन रेरर मीडियम, V2 है स्पीड इन डेंसर मीडियम, लेकिन रेरर से डेंसर जब जाता है, जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन बैंड हो गया ऐसा, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो आई जो है वो आर से ज्यादा है, और आई अगर आर से ज्यादा है तो साइन आई जो है वो साइन आर से ज्यादा है, और साइन आई अगर साइन आर से ज्यादा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, मतलब V1 V2 से ज्यादा है, hence proved. So by this Huygens wavefront method we can prove that velocity or the speed of light in rarer is greater than speed of light in denser. ठीक है। और हम कितना भी ह्यूजन जी को बोल ले कि भाई ये थोड़ा हवा में उन्होंने फेंका ल्यूमिनिफेरस ईथर, लाइट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, थोड़ा गलत बोल दिया, दैट्स फाइन, बट उनके ही प्रिंसिपल से पूरा चैप्टर चल रहा है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अभी ए डैश पी बी डैश और ए डैश आर बी डैश में कोसाइन एंगल लेते हैं, तो कॉस ऑफ आई कितना होगा, कॉस ऑफ आई इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और एडजेसेंट कितना है ए डैश पी, हाइपोटेनियस कितना है ए डैश बी डैश, तो कॉस आई हो जाएगा ए डैश पी अपॉन ए डैश बी डैश। एंड दूसरा जो ट्राइंगल है ना ए डैश आर बी डैश, उसमें कॉस आर लेते हैं, तो कॉस आर कितना हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट कितना है ये रहा, ये एंगल है ना,
तो एडजेसेंट है आर बी डैश और हाइपोटेनियस है ए डैश बी डैश, तो ये कॉस आर हो जाएगा आर बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। अब एक काम करो, दोनों को डिवाइड करो, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा कॉस ऑफ आई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर, और वो हो जाएगा ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश अपॉन आर बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। दोनों को कैंसिल करो, तुमको मिलेगा ए डैश पी अपॉन आर बी डैश। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि ए डैश बी क्या है तो आप बोलोगे कि सर ए डैश पी ये वेव फ्रंट है, और आर बी डैश क्या है, तो सर वो भी वेव फ्रंट है। ए डैश पी इज अ विड्थ ऑफ वेव फ्रंट इन रेरर मीडियम, और कैन आई से दिस इज इंसिडेंट मीडियम? यस आई कैन। सो ये है विड्थ ऑफ वेव फ्रंट इन इंसिडेंट मीडियम, एंड जो आर बी डैश है ना, that is the width of wavefront in refracted medium. So I can write cos I divided by cos R as width of incident wavefront divided by width of refracted wavefront. ये याद रखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये एंट्रेंस में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है। विथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये ना इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड है। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, विथ ऑफ वेव फ्रंट इन डेंजर मीडियम is always greater than width of wavefront in rarer medium। तो आपको कभी बोला ना कि the width of wavefront becomes double, तो डेंजर में जाके डबल होता है, मतलब रेरर से इंसिडेंट होता है, डेंजर में जाके डबल होता है। डेंजर में विथ हमेशा ज़्यादा होती है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है डिस्टेंस कवर करने को, इसलिए स्पीड कम होती है, और रेरर में विथ कम होती है, इसीलिए फास्टर जल्दी मूव हो जाता है, इसलिए फास्टर, इसलिए स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम, ये डेरिवेशन फॉर्मूला, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदे हम योखिलम जगत चरी करति बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोमि हम, अहमस्मि मंथन भट्टः, अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंपोज्ड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो उसमें सारी डिटेल में बात की थी उस समय, बराबर ना। तो भी एक ब्रूस्टर्स लॉ है, जो एक डेविड ब्रूस्टर नाम के वैज्ञानिक थे, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है कि इनफाइनाइट में से कोई भी एक एंगल, उस पे ही ये प्रयोग साकार होता है, बाकी नहीं होता। तो लेट्स सी व्हाट दैट प्रयोग इज, कि जो इंसिडेंट रे है ना, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। जो इंसिडेंट रे है वो अनपोलराइज्ड लाइट है, एक एयर मीडियम है और एक ग्लास है, मतलब रेरर मीडियम है, डेंजर मीडियम है। लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेरर एंड गोइंग टू डेंजर, सो रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेरर टू डेंजर टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट्स फाइन। और एक कॉमन सेंस है कि भाई अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी अनपोलराइज्ड होनी चाहिए, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी अनपोलराइज्ड होनी चाहिए। And he found that incident ray is unpolarized, so reflected is also unpolarized and refracted is also unpolarized. That's so common. But अचानक से क्या पता नहीं, कोई ये एंगल चेंज करते गए at an angle of incidence which he call it as a polarizing angle. उस एंगल पे ना रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है। आश्चर्यचकित करने वाली बात है।
बिकॉज इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोलराइजेशन हमने क्या रखा था, यहां पर अनपोलराइज लाइट थी तो पहले हमारे पास पोलराइजर था, देन बाद में एनालाइजर था कैल्साइट क्रिस्टल का। तो पोलराइजर क्या करता था, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करता था। बट आश्चर्यचकित करने वाली बात इसीलिए है, शॉकिंग बात इसीलिए है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, मतलब पोलराइजिंग एंगल पे, विदाउट हैविंग एनी पोलराइजर वी आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड रे एज प्लेन polarized light. We do not have any polarizer, still we are getting plain polarized light, and the refracted ray is partially polarized light. And when we increase the angle, when we decrease the angle at any angle other than IP, this phenomenon won't occur. तो ये IP वाले एंगल पे ही होने वाला है। तो तीन महत्व के ऑब्जर्वेशन है at I is equals to IP. First observation is reflected ray is plane polarized. Reflected ray is plane polarized. ये हो गया first observation. The second observation, refracted ray is partially polarized. Refracted ray is partially polarized. And third observation he did is that reflected and refracted ray are perpendicular to each other. Reflected and refracted ray are perpendicular to each other. So reflected ray is perpendicular to refracted ray. This is very important observation he made. और ये जो है अगर ऐसा है साथ में है और ऐसे घुमाते जाए तो ये कितना हो गया 90। और अगर घुमाए इंक्रीज तो ये टोटल कितना हो गया 180। तो ये कितना है भाई, टोटल यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितना है 180 डिग्री, और यू कैन से पाई रेडियन, ठीक है ना। और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे। An angle made by refracted ray with the normal is known as angle of refraction. We denote it as R. वो क्या है R. Angle made by incident ray is I. लेकिन IP लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि पोलराइजिंग एंगल है। And angle of incidence is equals to angle of reflection. So if this is IP, this has to be IP. This is angle of reflection, but by the law of reflection, angle of reflection is equals to angle of incidence. Fine. Okay. So when you apply a basic geometry, ये टोटल एंगल कितना है 180. So IP प्लस 90 प्लस R कितना है 180. मतलब IP प्लस 90 प्लस R कितना है 180. तो IP प्लस R कितना हो जाएगा, IP प्लस R हो जाएगा 90. तो R कितना हो जाएगा 90 माइनस IP. R कितना हो जाएगा 90 माइनस IP. नाउ बाय स्नेल्स लॉ हमको ये प्रूफ करना है, म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP. बहुत सिंपल है. बाय स्नेल्स लॉ refractive index of second medium with respect to first medium is sin I by sin R, but instead of I am writing IP because the angle of incidence is a polarizing angle. ठीक है ना. So this is IP, but what is R? 90 minus IP. So when you substitute this R over here, so what you will get? Sin of IP divided by sin of 90 minus IP. And sin of 90 minus theta is cos theta. Add को कट को, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. तो ये म्यू जी ए क्या हो जाएगा sin of IP डिवाइडेड बाय cos of IP, और sin cos ये क्या हो जाएगा 10. सो म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 10 IP. इट्स नॉट नेसेसरी कि ये मीडियम एयर ही हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट मीडियम हो सकता है. सो इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ दैट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम, लेट्स से स्मॉल m, कोई भी मीडियम हो, इज इक्वल्स टू tan ऑफ IP एंड IP इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू जी, ठीक है ना। और एक बात, IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, ये क्रिटिकल एंगल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ये तो 11th में पढ़ाया था सर आपने, अभी क्यों लिखा, ये 12th के चैप्टर में, ये ना न्यूमेरिकल्स जब करेंगे इस पे तब ये भी आता है साथ में वेव थ्योरी ऑफ लाइट में, क्योंकि एंट्रेंस में तो सब साथ में ही आएगा 11th और 12th। तो ये IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, इसका भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जनरली होता है साइन इनवर्स ऑफ μr/μd। हम क्या करते हैं ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये बाहर वाला मीडियम जो है ना उसको एयर ले लेते हैं, और इधर कुछ भी वाटर या तो कुछ तो है कि भाई ये एट एंगल रिफ्रैक्टेड ऐसा हो गया, ये 90 हो गया, ये IC हो गया, और अगर एंगल IC से बढ़ गया तो टोटल रे अंदर आ जाएगी, दैट्स फाइन। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मीडियम एयर ही हो, कोई भी रेयर मीडियम हो सकता है। कंडीशन है लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दैट्स इट, एंड एंगल शुड बी ग्रेटर देन IC, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये याद रखो बेसिक फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ μr/μd। तो सर हम 1/μ याद रखते हैं, 1 μr 1 हो जाएगा अगर वो एयर होगा, तो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा एयर होगा तो। जरूरी नहीं है, आप है ना जनरल फॉर्मूला याद रखा करो, उससे बेसिक फॉर्मूला तो फिर बनते जाएंगे, ठीक है। फाइन, सो व्हेन वी डू न्यूमेरिकल विल यूज ऑल दिस फॉर्मूला। और अगर बोर्ड के थियरी एग्जाम में आपको डिराइव करने को पूछा या तो कुछ थियरी पूछी तो आप आसानी से लिख सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम्, अहम अस्मि मंथन भट्टः, अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। तो इंटरफियरेंस एंड डायफ्रैक्शन में हमें ऐसी पैटर्न मिलती है, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, ऐसी एक यूनिफॉर्म पैटर्न मिलती है। एक्चुअली मैंने डायरेक्ट ही बता दिया कि ये इंटरफियरेंस एंड डायफ्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है। इंटरफियरेंस में हमें ऐसा जो पैटर्न मिलता है, लेकिन उसका कॉज क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा वेव एक पॉइंट पर मिलती है तो सुपर इम्पोज होती है, दैट इज नोन एज अ सुपर पोजिशन ऑफ वेव, राइट। शायद आपको पता होगा इसके बारे में, वेव मोशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, स्टेशनरी वेव में डिटेल में डिस्कस किया है, ऑसिलेशंस में, SHM में डिटेल में डिस्कस किया है। सो वही ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंसिडर टू स्लिट, ये S1 और S2 मतलब बहुत ही माइक्रो होल्स है, और वहां से एक यहां पर एक सोर्स होगा S, ओरिजिनल सोर्स जहां से लाइट आ रही है, तो ये कोहेरेंट सोर्स कहे जाएंगे। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है उसके लिए अलग से आपको सेपरेटली बताया जाएगा। तो ये स्लिट से ये पॉइंट P तक एक वेव जाएगी, और ये S2 से जो दूसरा सोर्स है वहां से पॉइंट P तक एक वेव जाएगी। एंड वी नो दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये दोनों वेव जो है ये P पर मिलेंगे, और इसने कितना पाथ कवर किया तो S1P, इसने कितना पाथ कवर किया तो S2P। सो देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। और अगर वो पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ कुछ कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट हम λ/2 रखते हैं, अगर वो पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, और अगर वो पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है तो वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां वहां पर वी गेट ब्राइट बैंड, और जहां जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां वहां पर वी गेट डार्क बैंड। और ये पूरी जो स्क्रीन है इसको जूम करके अगर बताना हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो बहुत मैग्नीफाई किया है, बैंडविड्थ जो होती है, फ्रिंज विड्थ जो होती है वो बहुत ही कम होती है, इसे हम बैंड्स कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, ये होगा सेकंड डार्क,
थर्ड डार्क, फर्स्ट डार्क, और ये CBB मतलब सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा विल गेट द ब्राइट बैंड, क्योंकि वहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता है, वो सिमेट्रिक होता है। और ये पूरी पैटर्न भी बहुत सिमेट्रिक है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क, कंसेक्यूटिव यानी समझो मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 3 ये कंसेक्यूटिव है, 6 7 ये कंसेक्यूटिव है, 8 9 ये कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वैसे ही दो सक्सेसिव या तो दो कंसेक्यूटिव मतलब दूसरे के बाद तीसरा, तो ये दूसरे डार्क बैंड और तीसरे डार्क बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे बैंडविड्थ। और ये है देखो पहला ब्राइट बैंड, तो पहले के बाद दूसरा, तो पहले ब्राइट बैंड और दूसरे ब्राइट बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी कहेंगे बैंडविड्थ। पांचवें ब्राइट और छठवें ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको भी कहेंगे बैंडविड्थ। 11वें ब्राइट बैंड और 12वें ब्राइट बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे भी कहेंगे बैंडविड्थ। 9वें डार्क बैंड और 10वें डार्क बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे भी कहेंगे बैंडविड्थ। कोई भी दो सक्सेसिव ले लो, एनी टू नंबर्स रैंडम। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड इज नोन एज बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। इसे फ्रिंज भी कहते हैं, FRINGE, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, दैट वे। सो ये जब सुपर इंपोज होंगे पॉइंट P पर जब मिलेंगे, S1 से लाइट आगे जाएगी और S2 से लाइट आगे जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड होगा A1, इसका एम्पलीट्यूड होगा A2, समझो अलग अलग एम्पलीट्यूड है अगर, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा एट पॉइंट P वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, फाई डेल्टा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, कुछ भी आप सिंबलाइज्ड फॉर्म कर सकते हो उसे। और ये फाई है फेज डिफरेंस। ये हम 11वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं। फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड वी नो दैट रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ होता है, या तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में भी हमने डिराइव किया है कि कैसे आता है। तो अभी इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर ये है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर है तो ये जो भी है उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हटा दो। अगर रूट फाई है और मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो रूट फाई का स्क्वायर इज फाई। अगर 27 है उसको रूट में डाल दिया, रूट ऑफ 27, उसको स्क्वायर करो, रूट ऑफ 27 का स्क्वायर इज 27, बहुत ही सिंपल। तो इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है और एम्पलीट्यूड का जो भी मैग्नीट्यूड है वो रूट में कुछ आने वाला है, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये रूट अगर हट जाए तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, where phi is the phase difference between two waves। जो आ रहे हैं दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो phi होता है। अभी I अगर A स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, I अगर A स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि रूट ऑफ I किससे प्रोपोर्शनल होगा, A से। रूट ऑफ I किससे प्रोपोर्शनल होगा, A से। ये मैथमेटिकल लॉजिक है, लॉजिक लगाना है, थोड़ा फंडा लगाना है कि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लो दोनों बाजू। तो रूट ऑफ I किससे प्रोपोर्शनल होगा, A से। इधर स्क्वायर रूट तो स्क्वायर हट गया और इधर स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट आ गया। तो जहां जहां A, ये इधर स्क्वायर लिखना भूल गया था मैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। हाँ, तो जहां जहां स्क्वायर होगा A1 स्क्वायर उसकी जगह पे लिखेंगे I1, A2 स्क्वायर उसकी जगह पे लिखेंगे I2, और A1 और A2 की जगह पे लिखेंगे रूट I1 I2। देखो मैं कैसे लिखता हूं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी A1 स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे I1, A2 स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे I2, और 2A1 A2 की जगह पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos
फाई, ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कोई भी पॉइंट P पे अगर वो जाता है तो वो डार्क होगा कि ब्राइट होगा, या तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर वो हमें जानना है तो उसका एक्सप्रेशन हमें मिल गया IR, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 इंटू cos phi, where phi is the phase difference between two wave। अभी एक स्पेशल केस की अगर बात करें जिसमें A1 और A2 दोनों सेम हो जाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि I1 और I2 भी दोनों को सेम है, A1 और A2 दोनों सेम है तो I1 और I2 भी दोनों सेम हो जाएंगे। ऑफ कोर्स I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, तो चलो उसको बोल देते हैं I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जहां जहां पर I1 I2 दिखता है वहां वहां पर I लिखो, तो I1 होगा I, I2 होगा I प्लस 2 रूट ऑफ I इंटू I। अभी रूट ऑफ I इंटू I होता है I स्क्वायर, और मैं लिखता हूं तो आपको ध्यान में आएगा। देखो ये रूट है I1 इंटू I2, लेकिन I1 है I और I2 भी है I, तो ये I1 इंटू I2 हो जाएगा I स्क्वायर, और जब भी उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तब हमें मिलेगा सिर्फ I, वेर विच इज द इंटेंसिटी इंटू cos phi। समझ रहे हैं ना आप? तभी ये I प्लस I क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा, सो 2I प्लस, और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे I स्क्वायर, तो वो भी हो जाएगा 2I, लेकिन इसके साथ एक मल्टीपल है cos phi। तो यहां पर अभी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2I को कॉमन ले सकते हैं, सो 2I और ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 प्लस cos phi। और यहां पर अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos phi इज 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, जो भी एंगल होता है उसका आधा करना होता है, इसलिए कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो IR क्या हो जाएगा, 2I इंटू 1 प्लस cos phi को लिखेंगे क्या, 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, सिंपल, करो मल्टीप्लाई। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है फेज डिफरेंस के टर्म्स में वो मिलेगी 4I cos स्क्वायर phi बाई 2, और अगर इसमें आपको डिवाइड करना हो I मैक्स और I मीन को, कि एक भाई I मैक्स है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और एक भाई मिनिमम इंटेंसिटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये कॉस फैक्टर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब 1 हो जाएगा, तो 4I इंटू 1 हमें मिलेगा 4I। तो अगर इसकी इंटेंसिटी I है, अगर इसकी इंटेंसिटी I है, तो जो ब्राइट बैंड है उसकी इंटेंसिटी 4 गुना होगी, 4I होगी, और अगर ये इसका कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है 0, बराबर, तो ये जब 0 होगा तब ये 4I इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज 0, मतलब डार्क बैंड की इंटेंसिटी 0, मतलब इल्यूमिनेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब अंधेरा, विषय के प्रकाश का अभाव अंधेरा है, द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, द एब्सेंस ऑफ इल्यूमिनेशन इज डार्कनेस। तो अगर इंटेंसिटी 0 है, इट मीन्स देयर इज नो इल्यूमिनेशन एट ऑल, एंड इफ द इंटेंसिटी इज 4I, इट मीन्स that the illumination is 4 times as compared to the individual illumination of the propagating wave which are interfering at point P. So that way we did the analysis of interference and diffraction, how we get the resultant amplitude, how we get the resultant intensity at any point. You take any point where we have the phase difference phi, and we have a specific relation between the phase difference and the path difference, where delta is equals to 2 pi x by lambda, where delta stands for the phase difference and x stands for the path difference. Instead of delta we'll substitute phi, where phi is the phase difference. So ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।
अभी एक स्पेशल केस की अगर बात करें जिसमें A1 और A2 दोनों सेम हो जाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि I1 और I2 भी दोनों को सेम है। A1 और A2 दोनों सेम है तो I1 और I2 भी दोनों सेम हो जाएंगे। ऑफ कोर्स I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है। एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो चलो उसको बोल देते हैं I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जहां जहां पर I1 I2 दिखता है वहां वहां पर I लिखो। तो I1 होगा I, I2 होगा I प्लस 2 रूट ऑफ I इंटू I। अभी रूट ऑफ I इंटू I होता है I स्क्वायर, और मैं लिखता हूं तो आपको ध्यान में आएगा। देखो ये रूट है I1 इंटू I2, लेकिन I1 है I और I2 भी है I, तो ये I1 इंटू I2 हो जाएगा I स्क्वायर। और जब भी उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तब हमें मिलेगा सिर्फ I, विच इज द इंटेंसिटी इंटू कॉस फाई। समझ रहे हैं ना आप? तभी ये I प्लस I क्या हो जाएगा? 2I हो जाएगा। सो 2I प्लस, और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे I स्क्वायर, तो वो भी हो जाएगा 2I, लेकिन इसके साथ एक मल्टीपल है कॉस फाई। तो यहां पर अभी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2I को कॉमन ले सकते हैं। सो 2I और ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 प्लस कॉस फाई। और यहां पर अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस फाई इज 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। जो भी एंगल होता है उसका आधा करना होता है, इसलिए कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो IR क्या हो जाएगा? 2I इंटू 1 प्लस कॉस फाई को लिखेंगे क्या? 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। सिंपल, करो मल्टीप्लाई। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है फेज डिफरेंस के टर्म्स में वो मिलेगी 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदे हम योखिलम जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोम्य हम अहमस्मि मंथन भट्टः अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। So we are in the 10th session of FFR, the first chapter of the second part, wave theory of light। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। Let's get started। कि when light travels from one medium to another medium, जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन जाएगा ऐसा बेंड होके। So when light travels from one medium to another medium, it bends, बरोबर, and that bending is known as refraction। So Snell's law फॉलो करेंगे अगर, so refractive index of second medium with respect to first medium is V1 by V2, lambda 1 by lambda 2, sin I by sin R, and इसको उल्टा करेंगे mu2 by mu1। ये बहुत सिंपल है। एक्चुअल 12th का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी। सो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी में न्यूटन जी ने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, एंड वो स्मॉल पार्टिकल को नाम दिया कॉर्पसल्स। वो कॉर्पसल्स को बहुत सारी प्रॉपर्टी असाइन की कि बहुत ही टाइनी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और कोलिजन जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने असाइन कर दी। लेकिन एक क्वेश्चन उठा कि अगर वो कॉर्पसल्स है और वो कोई सोर्स ऑफ लाइट से मूव हो रहा है तो उसका मास घटना चाहिए वो सोर्स का, लेकिन ऐसा नहीं होता, मास तो कांस्टेंट रहता है। तो फिर डिस्कार्ड हो गई थियरी। देन ह्यूजन केम एंड ही गेव अ ह्यूजन्स वेव थियरी। उसमें कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन न्यूटन जी का जो थियरी था कंप्लीटली ऐसा रॉन्ग था, ऐसा भी नहीं कह सकते, बिकॉज वो एक्सप्लेन करता है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लेकिन पोलराइजेशन और वो सारे जो वेव नेचर है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वेव नेचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो ह्यूजन्स वेव थ्योरी करती है। क्योंकि उन्होंने ही कहा ना कि लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन एक ब्लेंडर कर दिया उन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो फिर भाई क्वेश्चन आया कि अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो लॉन्जिट्यूडनल वेव को तो मीडियम चाहिए, बरोबर कि नहीं? तो लाइट अगर ऐसा वैक्यूम में से आ रहा है तो मीडियम तो है नहीं वैक्यूम में, तो भी लाइट आ रहा है, आप कह रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कौन बोलता है मीडियम नहीं है मीडियम। उधर मीडियम है ल्यूमिनिफेरस ईथर, ऐसा उन्होंने नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर करके। तो माइकलसन, मॉर्ले और फोकल्ट ऐसे बहुत सारे
फिजिसिस्टों ने ट्राई किया बट दे कुडंट रिकॉग्नाइज कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर वो पार्ट जो है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है वो गलत है एक्चुअली। लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट यस पूरा चैप्टर है उसका बेस ही है ह्यूजेंस वेव थियरी। तो ह्यूजेंस वेव थियरी में एक वेव फ्रंट करके कंसेप्ट है। इफ दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट देन स्टॉप वॉच स्टार्ट किया 1 2 3, तो हर जगह पे लाइट जाएगी, हर जगह पे लाइट जाएगी। तो ये पॉइंट जो है P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 और P8, आठों के आठों पॉइंट पे साथ में लाइट पहुंचेगी। तो फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स 0, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है। एंड ऑल दिस पार्टिकल्स ऑन अ वेव फ्रंट विल वर्क एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट को आगे के डायरेक्शन में सेंड करेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू मूव backward is 0 and tangent drawn to all the secondary wave front will give us a new wave front। ऐसे 3 अलग अलग लॉस दिए हैं कि उन्होंने कहा कि all the points on a wave front act as a secondary wave front, वो हमेशा आगे के डायरेक्शन में भेजेंगे और उनको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नया वेव फ्रंट मिलेगा। अभी अलग अलग टाइप है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो उसमें कंडीशन है कि सोर्स कैसा होना चाहिए, पॉइंट सोर्स है और अगर फाइनाइट डिस्टेंस है तो स्फेरिकल, लेकिन पॉइंट सोर्स है और इनफाइनाइट डिस्टेंस है जैसे सन से यहां पर आते आते तो वो हो जाता है प्लेन वेव फ्रंट। और अगर स्लिट है या तो सिलिंड्रिकल सोर्स है और फाइनाइट डिस्टेंस है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। देन पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन के लाइट जो है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट थे वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसे किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में असाइन कराना, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में असाइन कराना, किसको बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में असाइन कराना, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। मतलब जो यूपीएल है अनपोलराइज लाइट, उसको पीपीएल बनाना, प्लेन पोलराइज लाइट। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू द पोलराइजर वो यूपीएल से पीपीएल हो जाता है, मतलब अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव का पोलराइजेशन शक्य नहीं है। cos I by cos R is equals to width of wave front in rarer upon width of wave front in denser। डेंजर में आके width थोड़ी बढ़ जाती है, ये आपने देखा है, हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, बराबर। Then mu g is equals to tan IP and this is Brewster's law। Brewster's law के एक पर्टिकुलर एंगल पे tan IP, मतलब IP is a polarizing angle। पोलराइजिंग एंगल पे जो इंसिडेंट लाइट थी जो कैसी थी, अनपोलराइज, लेकिन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, कहां पर, आईपी पे। और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है और रिफ्रैक्टेड रे जो होता है उसमें कुछ पोलराइजिंग पार्ट हमें दिखता है, जो अनपोलराइज्ड से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हुआ है वो तो पार्शियली पोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड ऐसा नेचर दिखता है एट अ पोलराइजिंग एंगल आईपी। और कभी कभी क्रिटिकल एंगल के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो दैट इज IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। लेकिन अगर कोई रेयर मीडियम हुआ अदर देन एयर, सो विल राइट IC इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाई म्यू डी रेदर देन 1 बाई म्यू। दिस इज डेंजर, दिस इज रेयर। एयर हुआ तो 1, लेकिन अगर कोई दूसरा हुआ तो म्यू आर बाई म्यू डी। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट मतलब रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ बढ़ेगा मतलब बॉडी दूर जा रहा है। ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ घटेगा मतलब बॉडी नजदीक आ रहा है। सो कोई भी एक लाइट है, लाइट सोर्स अगर नजदीक आ रहा है बहुत ही स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो इट विल अपीयर ब्लू, वो ब्लू शिफ्ट होगा, वो डॉपलर इफेक्ट है लाइट का। और अगर लाइट अगर दूर जा रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो अपीयर होगा कि वो रेड है, क्योंकि वो स्टार जो होता है ना, सोर्स ऑफ लाइट, वो बहुत ही गर्म होता है, तो उसमें रेडिएशन भी हो रहा है, हीट रेडिएशन, एमिशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत सारी चीजें। सो डॉपलर इफेक्ट है। रेड शिफ्ट मतलब वेवलेंथ का बढ़ना मतलब दूर जाना, ब्लू शिफ्ट मतलब वेवलेंथ का घटना मतलब नजदीक आना। और बहुत ही कम इसमें फॉर्मूलेज है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्टोरी जैसा है। सो वैसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ता रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भयते। So we'll see you in 11th session of FFR, which is interference and diffraction. Thank you.
विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदे हम योखिलम जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोम्यहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो राइट नाउ वी आर इन 11th सेशन ऑफ FFR। आई रिपीट 11th सेशन ऑफ FFR यानी फास्ट फॉर्मूला रिवीजन, दैट्स इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसका प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, बट कल ही आपका एग्जाम है। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस के इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन जो है उसमें पहले तो आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन समझ लो। कंस्ट्रक्टिव यानी इवन मल्टीपल और डिस्ट्रक्टिव यानी ऑड मल्टीपल, ये दिमाग में बिठा दो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इवन मल्टीपल, पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 और फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 मतलब 2n इंटू λ/2 मतलब n लैम्डा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, λ2, λ3, λ4, λ5, λ एंड सो ऑन। एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी 0, 2 पाई, 4 पाई, देन 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में ऑड होता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों का मल्टीपल। सो फेज डिफरेंस क्या होगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई वगैरह वगैरह। और पाथ डिफरेंस होगा λ/2 3, λ/2 5, λ/2 7, λ/2 9, λ/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव, इवन मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव। दैट्स इट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तब हमें ब्राइट बैंड मिलती है जिसकी इंटेंसिटी 4i होती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब हमें डार्क बैंड मिलती है जिसकी इंटेंसिटी 0 होती है। ये एक फॉर्मूला है, I max is proportional to a1 plus a to the whole square और I min is proportional to a1 minus a to the whole square, where a1 and a2 are the amplitude of two individual waves which are interfering at a given point. So the central bright band, हमेशा सेंटर पे क्या मिलेगा? CBB, सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि यहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता है। फिर फर्स्ट डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट और डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे एक यूनिफॉर्म पैटर्न मिलेगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट इज नोन एज बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क इज आल्सो नोन एज बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ, whose formula is λd/d, where लैम्डा is the wavelength of individual interfering wave। d होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड अ स्क्रीन, एंड स्मॉल d होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, स्लिट विड्थ कहते हैं उसे। उससे अगर उसके बीच में अगर कोई भी एक वेव के बीच में अगर यहां से दो वेव अगर आ रही है, एक है पॉइंट P1 और एक है पॉइंट P2, सो वो वेव अगर आ रही है और कोई भी एक के पाथ में आपने T थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल लगा दिया तो पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। बैंडविड्थ उतनी की उतनी रहेगी λd/d, लेकिन पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा μ-1 T फैक्टर से, तो वो जाएगा d/d μ-1 इंटू T। दिस इज नोन एज फ्रिंज शिफ्ट। देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट हो कि प्रिज्म को प्रिज्म के ऊपर रख के बाइप्रिज्म बनाते हैं, एंगल बहुत ही छोटा होता है, 1 डिग्री तो बचता है, हाफ डिग्री वो 1 करते हैं तो 178 179 ऐसा बचता है, बहुत ही थिन प्रिज्म होता है। लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है, W = λd/d, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड स्लिट विड्थ। खाली ध्यान रखना है कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में D = √d1 d2 करते हैं। ये जो है हमने कॉन्जुगेट फोकाई मेथड से डिराइव किया हुआ है। Then the resolving power is 1/d and d is the limit of resolution. So let's understand what is limit of resolution। 2 पॉइंट है अगर, तो वो 2 पॉइंट का सेपरेशन कुछ तो होना चाहिए। तो अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से ज्यादा सेपरेशन है, वेल रिजोल्व। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे है, जस्ट रिजोल्व। लेकिन वो सेपरेशन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से कम हुआ तो अनरिजोल्व। मतलब ये 2 पॉइंट को और नजदीक लाऊं तो उसको मैं 2 अलग अलग पॉइंट से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वो हो जाएगा अनरिजोल्व। ठीक है, उतना हुआ कि मिनिमम है, उससे कम तो नहीं दिखेगा, ज्यादा तो दिखेगा। तो उतना मिनिमम मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और उससे ज्यादा तो वेल रिजोल्व। तो वेल रिजोल्व, जस्ट रिजोल्व, नॉट रिजोल्व। सो उसके अलग अलग फॉर्मूला है, λ/2 sin α, λ/2 μ sin α, 1.22 λ/sin α। सो 1.22 मल्टीप्लाई कब करने का? जब सेल्फ ल्यूमिनस हो, स्वयं प्रकाशित, फॉर एग्जांपल सन वगैरह वगैरह। लेकिन λ/2 sin α कब करने का? जब नॉन सेल्फ ल्यूमिनस हो, मून है, अर्थ है वगैरह वगैरह।
then a sin theta is equals to n lambda and a sin theta is equals to 2n plus 1 by 2 lambda. एक है मिनिमा और एक है मैक्सिमा. सो कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. डायफ्रैक्शन के लिए डायफ्रैक्शन जाना चाहिए था सीधा, लेकिन बहुत ही नैरो स्लिट होगा तो लाइट बेंड्स एंड एंटर्स इन अ रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो. दिस फिनोमिनन इज नोन एज डायफ्रैक्शन. दरवाजे को हल्का सा पतला सा खोलेंगे तो भी वो डायफ्रैक्शन दिखता है. तो ये सारे फॉर्मूलाज है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. इसमें ये इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन लेंथी चैप्टर है. डेरिवेशन सिंपल है, फॉर्मूला थोड़े है ज़्यादा, लेकिन न्यूमेरिकल भी सिंपल है. ठीक है, तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा. नमस्कार. तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. So this was 11th session, and see you in the 12th session of FFR, that is electrostatics. Thank you.